राइट, सॉल्वेंट डिक्रीज होगा। वेरी गुड, तुम लोग तो डायरेक्ट आंसर कर पा रहे हो। Okay. वो लोग आंसर भी नहीं कर पाए थे। चलो जेई में आया तो कर लिया उन लोगों ने। ये होगा सॉल्वेंट विल बी 100% ट्रांसफर्ड टू सॉल्यूशन। रीजन यहाँ पे प्रेशर पी है, यहाँ पी नॉट है, तो पी इज लेस देन पी नॉट ना, तो वाटर वेपर जो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, ऐसे ट्रांसफर होते चला जाएगा ना। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम है, मान लो 300 mmHg, और वहीं पे तुमने वाटर रखा, उसने क्रिएट किया 500 mmHg, तो क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिपोजिट होते चला जाएगा ना। यही कल बताया था ना रेन कंसेप्ट, यदि सुपर सैचुरेटेड तुम लेकर आ रहे हो तो रेनिंग टाइप होता है, पूरा वाटर वहां पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाएगा, और ड्राई एयर लाओगे तो पूरा का पूरा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। क्या हुआ, एज पी इज लेस देन पी नॉट। अब दो सॉल्यूशन ले ले तो क्या करेंगे। ये इस पे बेस्ट, इस पे जरूर से कर लेना। तो वहाँ पे डेटा के साथ मिल जाएगा, मैं केवल ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, 0.1 मोलर वाले का वाटर का लेवल डिक्रीज होगा, यू मीन टू से, है ना। राइट, कब तक डिक्रीज होगा, क्या पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। यस, मोलारिटी इक्वल करना होगा। करेक्ट, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली इक्वल करना होगा। until their x becomes same, करेक्ट। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर P1 ले लो, और यहाँ पे P2, तो ये ज्यादा डाइल्यूट, ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो इसका प्रेशर कम होगा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, है ना। वाटर जाएगा किधर से, 0.1 मोलर से 0.2 मोलर, है ना, तो ये कंसंट्रेट होगा और ये डाइल्यूट होगा, फाइनली सेम मोल फ्रैक्शन पे आ जाएगा। फाइनली तुम्हें एक्स सॉल्यूट सेम कर दो तो उसी से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी तक जेई एडवांस में एक भी बार नहीं आया, तो कभी भी प्रोबेबल है कि आ जाएगा। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन आज तक जेई में नहीं आया था, बट पिछले बार जेई मेंस में आ गया, और सारे बुक्स में इसीलिए दिया भी नहीं है, बट आरसीएम के सॉल्व में दिया हुआ था। ओके, तो लेवल 2 करोगे तो आएगा कि कुछ वाटर ट्रांसफर किया, तो फिर वो कितना आएगा वाटर, बहुत अच्छा है, समय कर लेना। पिछले बार मैंने बेस्ट 2 को कराया था वो लोग को, बट आंसर नहीं आ पाया था किसी का, तो अच्छा समय कर लेना। अब नेक्स्ट इस पे चल जाओ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले 3 फेज डायग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। 3 फेज डायग्राम देखो तो, ये शायद सबको पता है, तो नोट से देख लो।
या नया हो सकता ना, अभी पता हो, पता नहीं। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स हो गया है क्या? तो ऐसे है, ये H2O यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे H2O लिक्विड का रेंज है और यहाँ पे H2O गैस है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर की क्या लिख रहे हो। नो इनोवेशन, इसको बंद करना मैं। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। ये प्रेशर जो हो गया ना, जो बीच में है, ये ट्रिपल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट है। ये ट्रिपल पॉइंट क्या हो जाता है, मतलब यहाँ प्रेशर टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 4.58 टॉर। ये ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर है जिसमें वाटर, लिक्विड और सॉलिड, आइस, वेपर और लिक्विड तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पी एक्सटर्नल, जैसे अभी हम लोग जाए तो पी एक्सटर्नल 1 atm है, तो वो इस रेंज पे क्या होगा, डिनोमिनेटर तो बताया नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, जब वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, आइस और लिक्विड कब इक्विलिब्रियम होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना। और ये जो पॉइंट होता है जब वो लिक्विड से गैस में है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर हुआ? मतलब 1 atm पे जाओगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इतना है, ये पी एक्सटर्नल 1 atm ले लें। ये किसका कर्व हो गया, प्रेशर। ये तो यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जो लोग माउंटेन पे रहे हैं उनका क्या होता होगा रेंज, प्रेशर 0.8 atm ले लो, तो 0.8 atm कहाँ से जाएगा, वो थोड़ा नीचे से गया, तो यहाँ से जाओगे तो उनका ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हाइयर होगा, मतलब 10 डिग्री पे जाकर आइस जम रहा है ना, मतलब वहां पे आइस उतना कूल नहीं दिख रहा, तुम्हें 10 डिग्री पे आइस दिख रहा है, और ये जो हो गया ये भी 80 डिग्री पे बॉइल कर रहा है। दोनों चीज का प्रॉब्लम है, बॉइलिंग भी तुरंत हो रहा है और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर भी तुम्हारा 10 डिग्री 12 डिग्री ऐसे हो गया। हाँ, प्रेशर कम है इसलिए, तो जितना तुम माउंटेन पे ऊपर चलते जाओगे, ये बलून लेके ऊपर चल जाओ उधर, ये रेंज क्या होगा, छोटा होता जाएगा, ये रेंज छोटा होता जाएगा। एक ऐसा टाइम, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर जब ये यहाँ पर आ गया, इस समय क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट, इस समय सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस भी है, प्रेशर उससे कम पे चल जाओ, मतलब लैब में प्रेशर क्रिएट कर दो तुम कुछ तो 3 mmFHg, तब क्या होगा, H2O सॉलिड जो होगा ना, डायरेक्टली H2O लिक्विड बनना है, H2O गैस बनेगा, वाटर बनेगा ही नहीं, मतलब ये तुम्हारा सब्लिमेशन हो गया। ये किसके लिए होता है, CO2 के लिए होता है ना, तो CO2 के लिए 1 atm का जो कर्व है ना, वो यहाँ से पास करता है, इसलिए वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आ जाता है। बट CO2 को भी यदि हम लोग हाई प्रेशर पे ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, तो पहले CO2 लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तो उसका भी लिक्विड का एक रेंज आएगा CO2 का, बट हम लोग का टेम्परेचर 1 atm है, तो ये सबका अपना कर्व होता है। वाटर के लिए कितना है, 4.58, तो उसका कर्व यहाँ से पास कर रहा है, तो तुम 4.58 से कम प्रेशर कर दो, 3 mmFHg ले लो, तो वाटर सोचो, आइस से डायरेक्ट तुम्हें गैस बनते हुए जाएगा, जस्ट लाइक ड्राई आइस, जैसे सॉलिड CO2 वैसा होगा। तो ये ट्रिपल पॉइंट, मतलब ये सबके लिए कर्व है, सबका अपना एक ये ट्रिपल पॉइंट होता है, उससे नीचे लोग होता है सब्लिमेशन, उससे ऊपर लोग होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। आई थिंक इतना किया होगा फिजिक्स में। सबको क्लियर है ये पॉइंट्स? हाँ, तो नोट्स में ये दिया हुआ है, देख लो कर्व, ये डिपेंड्स कि टेम्परेचर क्या ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या दिया हुआ, ये कर्व कौन सा होगा, मेल्टिंग और फ्रीजिंग का होगा ना, ये कर्व हो गया मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट का, यही होगा ना। ये कर्व किसका हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ H2O, या इसको बॉइलिंग कर्व बोल सकते हो, डिपेंड टेम्परेचर क्या है। और ये कर्व क्या हो गया, सब्लिमेशन।
तो ये 0 डिग्री है, इसको हम लोग कोई भी अदर सॉल्वेंट हो जाए तो इसको T0F कहेंगे। अच्छा अभी तो 0 और वही रहने दो, ठीक है। 180 लिख दिया था 0 और ये, बट कोई और सॉल्वेंट होगा तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और 100 डिग्री क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 0 डिग्री क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो वहां पे लिखा है पीक एक्सटर्नल 180 है, तो उसको नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहो और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यही है ना। पी एक्सटर्नल को 1 बार बोला था, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आईटी में आज तक डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको स्टैंडर्ड ही मान के चलो। स्टैंडर्ड और नॉर्मल में डिफरेंस की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइट, 180 1 बार। दोनों को बस फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मान के चलो, बॉइलिंग पॉइंट उतना काफी। ओके, तो ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझने से पहले 3 फेज डायग्राम समझना जरूरी था। अब बताओ इसमें कोई डाउट है, तब अगले पे जाएंगे। ये क्लियर है। वो वेपर प्रेशर का कब लॉगरिथमिक था, याद करो, टेम्परेचर के साथ लॉगरिथमिक कब था, इससे ऊपर की ओर गया एक्सपोनेंशियल टाइप में। तो एक्सपेरिमेंट ही आ गया कि प्रेशर का रोल विद द टेम्परेचर क्या आता है, लॉगरिथमिक आता है। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग इसका। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होने वाला। ये H2O सॉलिड ऐसा गया था, ये ऐसे गया, यहाँ से एक्सपोनेंशियल चला गया वेपर प्रेशर। हम लोगों ने केवल ये कर्व दिख किया इधर वाला, इधर से इधर निकल गया ऊपर की ओर। ये वेपर प्रेशर वाला, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, प्योर लिक्विड ना, जैसे वाटर की बात करें। अब यहाँ पे ये किसका इक्विलिब्रियम था, H2O सॉलिड और H2O लिक्विड। अब सोचो कि हम लोग सॉल्यूशन ले तो उसका कर्व कहां से जाएगा। सॉल्यूशन में क्या हो गया, सॉल्यूट मिक्स हो गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये तो था ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वो कब नीचे से पास करेगा, ये होगा ना, प्योर लिक्विड से कम होगा। मतलब एक सर्टेन प्रेशर और सर्टेन टेम्परेचर पे चले जाओ, तो इसका जैसे वेपर प्रेशर यहाँ पे ये आया था इस टेम्परेचर पे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम आएगा, ये होगा ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है और वाटर का वेपर प्रेशर ये है। वाटर का वेपर प्रेशर 300 है तो सॉल्यूशन का 200 है, तो सॉल्यूशन का कर्व नीचे से जाएगा। इतना क्लियर है। ओके, अब हम लोग फ्रीजिंग की बात करें। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है, ये तो बात किया था हम लोग ने। कैसे, पी सॉल्यूशन पी नॉट सॉल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट होता है। एक्स सॉल्वेंट का वैल्यू 1 से कम हो गया ना, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता, तो वही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना। सोच लो, क्लियर हुआ। Okay, इसका भी जो कब जाएगा, अब वाटर से आइस बनाना है तो भी इस साइड से पास करेगा, जहां से ये पास कर दिया, ये न्यू ट्रिपल पॉइंट हो गया ना यहाँ पे। ये क्या हो गया, न्यू ट्रिपल पॉइंट। अब यहाँ पे आइस था, अब थोड़ा सोचो, इसको यहां से ले जाए तो क्या होगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया। ये स्टार्टिंग में फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का, अब फ्रीजिंग टेम्परेचर और कम हो गया। सोचो कि आइस में यदि तुम वाटर में सॉल्ट डाल दो तो आइस जो बनेगा वो -5 डिग्री, -6 डिग्री, -7 डिग्री पे बनेगा। यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है ना। तो सॉल्यूशन कई बार जैसे जाते हैं हम लोग माउंट आबू वगैरह में जाओगे तो टेम्परेचर -10 चला गया। मैं ही गया था तो उस दिन टेम्परेचर रिकॉर्डेड था -5।
अब सोचो -5 पे मैं कार चला रहा हूँ और कूलेंट 0 डिग्री पे कार चला रहा हूँ और कूलेंट तुम्हारा जम जाए, फ्रीज हो जाए, तब तो इंजन पूरा हॉट हो जाएगा। इंजन के आसपास तुम्हारा क्या होता है, कूलेंट मूव करते रहता है ना, तब उसे कूल करता है। तब तो इंजन हॉट होकर वो काम करना ही बंद हो जाए, तो तुरंत वियर एंड टियर से खत्म हो जाए। तो हम लोग को एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो 0 डिग्री पे तुम्हारा फ्रीज ना हो। माउंट आबू में या कहीं पे चाइना वगैरह में चल जाओ तो -20 -30 तो नॉर्मल टेम्परेचर पे चला जाता है ठंड के समय। तो उतना पे कोई कार चला ही ना पाए, तो ऐसा कूलेंट चाहिए जो -30 पे भी तुम्हारा बना रहे। उसको हम लोग क्या डालते हैं, उसमें सॉल्यूट डाल दोगे। अब सॉल्यूट में तुमने वाटर में सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट तो कोरोजन करेगा। ऐसी चीज डालो जो बिल्कुल इनर्ट हो। तो वाटर में हम लोग क्या डालते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देते हैं। तो वो जो होता है तुम्हारा क्या होता है कि उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम करके -30 ले जाएगा, -40 ले जाएगा। तब क्या होगा, वो -40 पे भी लिक्विड रह गया। क्लियर। तुम नॉर्मल आइस को यदि तुम फ्रीज करना चाहो तो देखना जल्दी, यदि सॉल्टी वाटर डाल दोगे तो जल्दी फ्रीज नहीं होगा वो। क्यों, उसका वाटर फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री पे, तो वो फ्रीज होगा -10 पे। तो पहले के जो रेफ्रिजरेटर आते थे उसमें आइस जम जाता था, तो लोग डिफ्रॉस्ट करने के लिए उसे सॉल्ट रगड़ते थे उसके ऊपर। अब सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्यूशन बन गया। तो यदि आइस का टेम्परेचर -5 भी है तो क्या होगा, उस पे वो -10 भी है तो उसे मालूम है कि अब उसे लिक्विड बनना है -10 पे, तो तुरंत लिक्विड बन जाता था। तो आइस को तुम क्या बना सकते हो, वाटर बना सकते हो यदि सॉल्ट मिक्स करना स्टार्ट कर दिया तो। ये क्लियर हुआ कैसे हुआ, डाउट है? अच्छे डाउट है। हाँ विपुल, क्या यस, फिर से बताओ विपुल, क्या बताना था, फिर से ये बताओ। ट्रिपल पॉइंट, उससे ज्यादा डिस्टिल्ड वाटर तो कभी आइस नहीं बन सकता। डिस्टिल्ड वाटर कभी आइस नहीं बन सकता, क्यों? डिस्टिल्ड वाटर में मतलब प्योर वाटर है, उसका आइस क्यों नहीं बनेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बनता है वो, तो मैंने बोला क्या पूछ रहे हो। आइस बनने में उससे क्या प्रॉब्लम है डिस्टिल्ड वाटर में? डिस्टिल्ड वाटर का भी आइस बनेगा, वाटर आपस में रिलेट होते जाएंगे। हाँ, ट्रिपल पॉइंट नहीं समझ में आया ठीक से, ओके। वाटर बनने के लिए, आइस बनने के लिए वाटर का बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, तो दो H2O मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड तो होंगे ना। हाँ। हाँ विपुल, अनम्यूट करके बताओ तो मालूम चलेगा। ये तुम बोल नहीं पाते हो ऐसा कुछ ना। ग्राफ में कौन सा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की ट्रिपल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं समझ में आया? सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में क्या हो गया, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इधर। वो बॉइलिंग पॉइंट की बात में करेंगे क्यों कम हुआ। ये कर्व क्या होगा, वेपर प्रेशर मैंने बताया कि ये डाउन से पास करेगा। ये क्यों नीचे से पास किया, पहला पॉइंट ये क्लियर है कि क्यों नीचे से गया। मतलब एक सर्टेन तुम टेम्परेचर पे चले जाओ तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वाटर का ज्यादा आएगा और सॉल्यूशन का कम आएगा। तो इसको प्लॉट करोगे तो ग्राफ नीचे से आके यहाँ पे पॉइंटेड हुआ ना। हाँ, और ये ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है ना, जब तुम प्रेशर को कम करते जाओगे, प्रेशर कम करते जाओगे तो श्रिंक होते जाएगा लिक्विड का रीजन।
जो 0 से 100 डिग्री था अब वो 10 से 90 आ जाएगा। और प्रेशर कम करोगे तो उस समय वाटर का जो लेवल होगा वो 20 से 80 में आ गया। और प्रेशर कम करोगे और ऊपर माउंटेन पे चलते जाओ तो वहाँ 30 से 70 पे आ गया, फिर 40 से, इस तरह से मतलब कम होते जाएगा एक रेंज, 40 से 60 वगैरह आते जाएगा। वो टेम्परेचर कितना आएगा करते करते फाइनली हम लोग आ जाए, प्रेशर कम करते करते आ जाओगे तो ट्रिपल पॉइंट पे आ जाओगे, एक ऐसा लेवल जो वाटर का लेवल ही श्रिंक हो गया है, वो जस्ट एक पॉइंट बन के रह गया। ये वो पॉइंट है जहां से सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इससे पहले क्या था, सॉलिड लिक्विड का अपना इक्विलिब्रियम एक टेम्परेचर पे, और इस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम। बट ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में, इसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर बोलते हैं। अब इससे कम लोगे तो फिर से लिक्विड रीजन गायब हो चुका है सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में। ये है ट्रिपल पॉइंट। आप पूछो क्या बोल रहे थे ट्रिपल पॉइंट के बारे में। हाँ अनुराग, बताओ। ट्रिपल पॉइंट समझ में आ गया, ओके। और किसका क्या डाउट था। अपन पोल्स में टेम्परेचर तो -40 के नीचे भी होता है, बिल्कुल होता है, तो उससे क्या मतलब है। -40, -30, -80, -100 कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर, -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ भी आ सकता है। पर वो घट क्यों जा रहा है वो नहीं समझा क्या, अच्छा टेम्परेचर क्यों घट रहा है। प्रेशर बढ़ाने से रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, राइट। अपन ट्रिपल पॉइंट, अब बताओ कि वो, ये जो यहाँ का रीजन था ये सॉलिड है, ये सॉलिड, इधर लिक्विड, ये लिक्विड है, तो ये क्या हो गया कि लोअर टेम्परेचर तक तुम्हारा लिक्विड आ रहा है ना, ये किस पॉइंट पर सॉलिड को कट कर रहा है, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे सॉलिड है और ये रीजन लिक्विड वाला हो गया और इधर गैस वाला हो गया। ये वेपर प्रेशर था तो इधर गैस आ गया ना, मतलब ये पूरा कर्व ही ऐसा शिफ्ट हो गया नीचे की ओर, वी शेप में। ये पूरा कर्व जो इधर से इधर जा रहा था, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन आ गया नीचे, उसी तरह इसका एक्सप्लेनेशन आता है। तो ये क्या होता है, ये पूरा कर्व ही इधर से इधर शिफ्ट हो गया, तो अभी न्यू ट्रिपल पॉइंट पे आ गया ये पॉइंट। तो ये जो हो गया यहाँ का रीजन सॉलिड, बीच वाला लिक्विड और ये गैस, मतलब अब सॉल्यूशन का तुम ले लोगे तो लिक्विड रेंज बढ़ गया। कैसे, वो फ्रीज होगा -5 पे और बॉयल होगा 105 पे, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया उसका। मतलब सॉल्टी वाटर ले लो तुम, तो वो 0 डिग्री पे तुम्हारा फ्रीज नहीं हो रहा है, वो -10 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, और यहाँ बॉइलिंग भी हो रहा है 120 डिग्री पे, तो उसका लिक्विड रीजन बढ़ जाएगा ना। क्यों, इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। अभी तो ये कर्व से क्लियर है कि ऐसा हो जा रहा है, उसका नोट्स में लिखा हुआ है अच्छे से, एक्सप्लेनेशन सब आगे आएगा कि क्यों। दो दो पॉइंट से आएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी तो ये न्यू फ्रीजिंग पॉइंट और न्यू बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आ गया। अब देखो, जो मान लो कि पहले ये जो फ्रीजिंग पॉइंट था यहाँ पे 0 डिग्री था, तो अब कितना पे आ गया यहाँ पे -10, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ना। इसको हम लोग नाम देंगे, ये क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया डेल्टा टीएफ, मतलब कितना डिप्रेस हो गया, 0 से -10 चल गया, मतलब 10 डिग्री का डिप्रेशन। पॉजिटिव क्वांटिटी बताओगे, डिप्रेशन मतलब कितना डिक्रीज हुआ। 0 डिग्री से -12 डिग्री पे पहुंच गया फ्रीजिंग पॉइंट, तब ये 12 डिग्री डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़ गया, वहां पे कितना आ गया यहाँ से, ये बॉइलिंग पॉइंट टीबी, टी नॉट बी और टीबी, ये है ना। तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, पहले के रेस्पेक्ट में बढ़ गया। अभी 100 डिग्री था फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो 120 चला गया, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वेपर प्रेशर डॉटेड वाला सॉल्यूशन का है, मतलब ये किसका था, H2O लिक्विड और H2O, मतलब यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन लिखो। ओके, तो ये दो आ गया कि इस साइड जाता है, डेल्टा टीएफ क्या हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
वो होगा डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना हो गया, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यही ना, ऑफ सॉल्वेंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। वो होगा टीवी माइनस टी नॉट बी, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, ये हुआ। अब एनसीईआरटी ने क्या रॉन्ग किया है, थोड़ा देखो नीचे दिखाया हुआ है। डेल्टा टीवी तो सही दिखाया उसने, एनसीईआरटी ने क्या किया है ना कि जब डेल्टा टीवी दिखाना था तो सिर्फ इतना कर्व ले लिया, ये वाला। क्लियर हुआ ना, कौन सा कर्व, सिर्फ उसने इतना वाला कर्व ले लिया और उसको दिखा दिया, तो पूरे को डिस्कशन ही नहीं किया कि क्या है, तो उतना सही नहीं दिया है, उसलिए लिखा हुआ मरा हुआ करके, मतलब उतना डिटेल एनालिसिस नहीं है एनसीईआरटी में। और फ्रीजिंग पॉइंट को तो बिल्कुल रॉन्ग कर दिया उसने, एनसीईआरटी में ये रॉन्ग है, जबकि फॉरेन राइटर्स की बुक में लगातार ये हर जगह सही है, इंटरनेट पे भी चेक करोगे तो सही मिल जाएगा फॉरेन राइटर्स का बुक। बट अपने एनसीईआरटी में चीज रॉन्ग दिया हुआ, देखो क्या रॉन्ग दिया हुआ उसने, फ्रीजिंग पॉइंट को कहां से, अब मजेदार बात है कि आईटी में इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। किसको फ्रीजिंग पॉइंट मानना है, वो ट्रिपल पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट मान रहा है। ट्रिपल पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, सोचो तो, नोट सबके पास है ना, लास्ट में दिया हुआ है, पेज नंबर 147 जो था, वो ट्रिपल पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट मान रहा है, और नीचे जो सॉल्यूशन जहां पे टच कर दिया उसको फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा है। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट मैंने जो ऊपर दिखाया वो है, 1 एटीएम पे जाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे आता है, जहां लिक्विड से सॉलिड आ गया। उसने ट्रिपल पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया, केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स का नॉलेज उतना नहीं रहता, तो कुछ भी लिखता है, बट फिजिक्स में जाओगे एचसी वर्मा की बुक में तो सही से लिखा हुआ है, बट तुम्हें तो दोनों नॉलेज है ना। हाँ, तो प्योर केमिस्ट्री वाली की बात कर रहा हूँ, अब जो जिसने इंजीनियरिंग किया उसे तो सब पता है। क्लियर हुआ ना, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये बीच वाला कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट है, और उसको जहां पे कट कर दिया उसको उसने बोला फ्रीजिंग पॉइंट है, यही है ना। तो ये रॉन्ग हो रहा है, सबको क्लियर है क्या रॉन्ग है, तो तुम लोगों से कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है, बट होता है कि किसके पास टाइम है चैलेंज करे, सर्टेन प्रेशर पे। बट अभी 1 एटीएम से ज्यादा की बात कर रहे हैं ना, वो सॉलिड लिया है उसने, ऊपर लिक्विड ले लिया, और बीच वाला जो पॉइंट होता है वही ट्रिपल पॉइंट होता है, उसको एनसीईआरटी पढ़ना, उसने लिक्विड दिखा दिया, इधर सॉलिड दिखा दिया, सॉलिड से वेपर। यदि किसी भी फॉरेन राइटर से ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो ये सही मिल जाएगा, जो मैंने कंसेप्ट बताया ना ऊपर में वो सही। तो डेल्टा टीएफ क्या है एक्चुअली, क्लियर हुआ ना, उसने डेल्टा टीएफ किसको दिखा दिया है, मैं बता देता हूँ इसको, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं देते हैं। वो क्या हो जाएगा कि उन्होंने डेल्टा टीएफ, ये और ये के बीच के डिफरेंस को डेल्टा टीएफ कर दिया, इसको डेल्टा टीएफ ले रहा हूँ। ये डेल्टा टीएफ कैसे हो सकता है, दो ग्रीन पेन के बीच में दो ग्रीन मार्कर जो यूज किया मैंने, डेल्टा टीएफ एक्चुअली क्या हो, क्लियर है ना, डेल्टा टीएफ यहाँ पर है, इसके बीच का डिफरेंस 1 एटीएम पे कितना आ गया। ठीक है, तो ये बस कंसेप्चुअल लॉन्ग है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और डेल्टा टीएफ का वैल्यू केएफ इनटू एम होता है, बस उतना ही जानना है। ओके, इतना तक क्लियर, यस। फ्रीजिंग पॉइंट ट्रिपल पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा, तुम सब्लिमेशन पे आ जाओगे। ट्रिपल पॉइंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा टेम्परेचर केवल बात करो, प्रेशर की नहीं बात कर रहे हो तुम। हाँ, ट्रिपल पॉइंट एक सर्टेन प्रेशर पर, हाँ तो लेफ्ट साइड में वो चलेगा,
एक सर्टेन प्रेशर 4.58 लिया, उससे कम लिया तो सब्लिमेट कर रहा है वो वाटर का। और आइस के लिए तो 1 एटीएम का कर्व, मतलब हम लोग पास ही कर रहे हैं हमेशा यहाँ से। वाटर के लिए ये हमेशा इधर से ही पास कर रहा है, यही रेंज। आइस के लिए, बल्कि CO2 के लिए। क्लियर? ओके, इसे एक बार सोचना, क्लियर हो जाएगा। बट फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि क्यों न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हें। देखो, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो इसी पे सारे क्वेश्चन होंगे, बस फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, वहां मोल फ्रैक्शन था ना, यहाँ मोलालिटी था, इसलिए मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का कन्वर्सन इंपॉर्टेंट था। और मोलारिटी को मोलारिटी ले सकते हो, इस चैप्टर में डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। डेल्टा टी इक्वल टू केवी इंटू एम। अब केवी का वैल्यू जो होता है तुम्हें, ये हो जाता RTB² बाई 1000 LV, या RTB² बाई 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन इंटू M सॉल्वेंट। तो केवी किसकी प्रॉपर्टी है? ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। सॉल्वेंट वाटर रहेगा तो वाटर का अपना केवी का वैल्यू है। R गैस कांस्टेंट हो गया। LV क्या होगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और डेल्टा H क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। LV का वैल्यू कितना होगा? 1 मोल का तुम्हें दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, बाई मोलर मास कर दोगे तो पर ग्राम आएगा ना। जैसे वाटर का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है डिवाइडेड बाई 18, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। नोट्स में है सब। तो बस ये दो फॉर्मूला पर सब होगा। केबी इक्वल टू दिस और RTB ये हो गया। अब केबी का वैल्यू क्या होगा? यूनिट क्या होगा केबी का? हाँ, RTB² बाई 1000 LV। टीवी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, वाटर की प्रॉपर्टी है, बेंजीन की अपनी प्रॉपर्टी है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो मालूम होगा, उसको केल्विन में रख देना। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मान लो टीवी केल्विन में है, LV तुमने कैलोरी में लिया था, R का वैल्यू 2 रखना। R का वैल्यू क्या होता है? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, यही है ना। या जूल में रहा LV तो 8.314 रख देना। बट 0.0821 काम नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर लीटर में नहीं देते वो लोग। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तुम्हें या तो कैलोरी में होगा या जूल में होगा। तो R और LV एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। हाँ, यूनिट ऑफ केवी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ केवी विल बी केल्विन, वहां पे पर मोल है ना, तो पर मोल को इधर लेके जाओगे तो पर मोलल आ जाएगा ना। मोलालिटी का यूनिट क्या है? मोल पर केजी ना, तो केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ऐसे ही आ जाएगा ना। क्लियर हुआ? केल्विन केजी पर मोल। क्लियर हुआ? मोलालिटी को क्या रखोगे? मोल पर केजी ना। तो यूनिट ऑफ केवी कैसे होगा? डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ पे जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखा हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो क्या होगा? पर ग्राम हो गया ना। तो तुम्हें केवी किसमें चाहिए? पर किलोग्राम। ये पर ग्राम है तो इंटू 1000,
1000 इंटू एलवी क्यों आया, ये कैलोरी पर ग्राम है, इंटू 1000 कर दोगे तो कैलोरी पर किलोग्राम आ गया, क्योंकि केवी का यूनिट तो पर किलोग्राम में चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और डेल्टा एच बी बाई एलवी को डेल्टा एच बी बाई एम सॉल्वेंट ले लो, तो ये तो तुम्हें केवी डायरेक्ट नहीं देगा, ये दे देगा, तुम्हें ये कैलकुलेट करना होगा। जैसे वाटर का निकालना है तो वाटर के लिए क्या होगा, आर का वैल्यू 8.314 ले लिया, तो सबके लिए सेम है। टीवी का वैल्यू 273 आएगा, 273 केल्विन नहीं 373 बॉइलिंग टेम्परेचर, बेंजीन होगा तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर केल्विन में, 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का गिवन होगा, शायद तुम लोग को याद भी हो, कितना होता है मैं ही भूल रहा हूँ, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है क्या वाटर का। तो फिजिक्स में आता है, एच सी वर्मा वो डेटा रहता है। ओके ठीक है, तो इतना एलवी का वो दिया रहेगा डेटा, केमिस्ट्री के लिए गिवन होगा। ठीक है, तो केवी का वैल्यू आ जाएगा, या फिर डेल्टा एच भी दे तो ऐसे निकाल दोगे, और एक बार केवी आ जाए तो तुम्हें मोलालिटी निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन वगैरह कुछ तो दे देगा, मोलालिटी निकाल दो, डेल्टा टी भी आ गया, बस फॉर्मूला बेस केस। क्लियर। तो केवी को बोलेंगे क्या, केवी कब आ गया, जब मोलालिटी 1 है तब ना। मोलालिटी 1 इक्वल टू 1, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, मतलब ये क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर मोल ना, तो केबी को क्या बोल देगा, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हाँ भी लिखो क्या चाहिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको एक और टर्म दिया हुआ है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कब होगा लिखा तुमने। इतने फॉर्मूले क्यों, एक बार रिपीट करना तो बहुत लंबा चल जाएगा प्रसन्ना, एक बार थोड़ा देखना, ये नेट पे जब अभी अपलोड कर दूंगा, यूनिट ऑफ केवी पर मोल है। हाँ हाँ विपुल, क्या डाउट है, जल्दी लिखो। तो बस ये दो फॉर्मूला पे सब कुछ चलेगा। ओके प्रसन्ना, जब तुम आए थे तो सिर्फ तुम्हें ये 2 पॉइंट याद कर लेना है, इससे सब हो जाएगा अपना काम। ये वाला पार्ट, डेल्टा टीवी और केवी का 2 फॉर्मूला। तुम्हें डेल्टा टीवी पूछता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, केवी और एम, मोलालिटी ना देके मोल फ्रैक्शन वगैरह दे देगा। ओके, और केवी डायरेक्ट नहीं देगा, तुम्हें फॉर्मूला सप्लाई करना होगा, आरटीबी स्क्वायर बाई 1000 एल, सिर्फ फॉर्मूला है इसमें, तो इसलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए वेपर प्रेशर से ही 50% क्वेश्चन बन गया तुम्हारे, उसमें कंसेप्ट है, यहाँ कंसेप्ट नहीं है ना, ज्यादा फॉर्मूला है, तो बाकी चारों में कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते इस पार्ट। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, एम का वैल्यू जितना हाई होगा, उतना डेल्टा टीवी ज्यादा होगा ना। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे चले तो एग्जैक्टली सेम फार्मूला, कुछ भी चेंज नहीं। तो थर्ड भी तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहीं पे कवर हो जा रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल्टा टी एफ कितना होगा, के एफ इंटू एम। अब वहां पे डेल्टा टीबी था और यहाँ पे डेल्टा टी एफ है, वहां के बी था, यहाँ के एफ है, यही है ना। मोलालिटी 1 कर दो तो ये क्या होगा, डेल्टा टी एफ का वैल्यू के एफ हो गया, तो अगेन फिर ये क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ना, वहां बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था, यहाँ डिप्रेशन कांस्टेंट है, या उसको बोलते थे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, केएफ है ना। अब यूनिट ऑफ केएफ के भी दोनों का सेम ही आएगा, यूनिट ऑफ केएफ या के भी वो तो दोनों का सेम ही था, कितना था, केल्विन केजी पर मोल, और ये केएफ और केवी का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे फॉर H2O एक वैल्यू दे दिया उसने, केएफ कितना हो गया 1.86, ये डेटा दिया रहेगा, लर्न नहीं करना, कितना होता है, और केवी का 0.52 केल्विन केजी पर मोल, तो बताने के लिए कितना के रेंज में होता है यहाँ पे लिखा हुआ, बट ये लर्न करने की जरूरत नहीं।
H2O के लिए इतना होता है। तो बताओ कि 5 मोलर सॉल्यूशन लोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, 0.52 इंटू 5, 0.52 इंटू 5 मतलब 2.5 डिग्री ऊपर चला गया, तो बॉइलिंग पॉइंट 102.5 डिग्री होगा उसका। उसी तरह 5 मोलाल सॉल्यूशन ले लिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, 1.86 इंटू 5, 9 डिग्री नीचे, मतलब वो -9 डिग्री पे जाके फ्रीज करेगा ऑलमोस्ट। अब मैंने बोला डेल्टा टी एफ पे याद करना और एक फॉर्मूला के एफ का याद करना है। वहां पे क्या था? आर, यहाँ भी आर होगा, वहां टीबी था, या फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। वाटर के लिए क्या लिखा? 273, फ्रीजिंग की टेम्परेचर 273 बाई 1000 क्यों आया था? पर किलोग्राम करना है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहां क्या था? वेपराइजेशन, ये फ्यूजन होगा। तो फिर डेल्टा एच के टर्म में आर टी एफ बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इंटू मोलालिटी, मोलार बाई एम, ऐसा कुछ आएगा ना। तो देखो दोनों एक जैसा फॉर्मूला है ना, डेल्टा टीबी याद है तो हो जाएगा, बस ये दो फॉर्मूला। वहां डेल्टा टीबी केबी इंटू एम है, या डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम है। वहां केबी था, जैसा फॉर्मूला केबी तक का था वैसा यहाँ के एफ है। वहां बॉइलिंग पॉइंट था तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था। ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट में ये उस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा हो क्यों रहा है कंसेप्चुअली। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सारे इससे 4 फॉर्मूले हो जाएंगे। तो टोटल 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे हम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो एक सॉल्यूट आया था, और ये हो गया तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें कहीं भी ये मतलब नहीं है कि सॉल्यूट क्या था, सिर्फ मोलालिटी से मतलब है, ग्लूकोज है कि फ्रुक्टोज है कोई मतलब नहीं। इसीलिए सबको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो नेक्स्ट में चलें। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ डेफिनेशन देख लो, वो सब केवल डेफिनेशन है। H2O सॉल्वेंट के लिए क्या है? टेम्परेचर जिस समय रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, वो किसके इक्वल हो गया? रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। कॉमन कंसेप्ट है, जिस रेट से मेल्ट हो उसी रेट से तुम्हारा फ्रीज हो, तो मेल्टिंग पॉइंट आ गया। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या है? टेम्परेचर जिस रेट से वो मेल्ट हो और जिस रेट से वो फ्रीज हो, यही है ना, जब इक्वल हो जाए। अब फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेन किया इसे? फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के लिए क्या डिफाइंड हो गया? टेम्परेचर जिस समय सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। उसने ऐसा डिफाइन कर दिया। ये पॉइंट ले लिया, यह सॉलिड सॉल्वेंट है, उसने इसको वेपर प्रेशर मान लिया, ये टेम्परेचर मान लिया, इसको सॉलिड कर दिया, ये लिक्विड बना दिया। सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड का जब वेपर प्रेशर इक्वल होगा तब की बात कर रहा हूं। तो और यहां पे करोगे ये सॉल्वेंट, जब सॉल्यूशन आएगा तो वो इस पॉइंट पे आके कट कर रहा है। तो उसने बोला कि इस समय प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, तो ये वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, इसलिए न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ये होगा। ओल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ये था। उसने बोला कि ये टी नॉट एफ और ये टी एफ, ये एनसीईआरटी से। उसने फिर ये वेपर प्रेशर इक्वल करने की बात की है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला उसने? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड लिखना था, सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का इक्वल हो जाए तब की बात करता हूँ। ओके, और थर्मोडायनेमिक्स से क्या डेफिनेशन आ गया? थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम। जब सॉलिड लिक्विड वगैरह होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है, तो टी का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो थर्मोडायनेमिक्स से कैसे बताएंगे ये सारे जगह नोट्स में नहीं है, ये यहीं पे नोट्स में है, बट जेई एडवांस के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आता है, तो वहां सोचना इजी हो जाएगा इसके लिए। मतलब नॉर्मल बुक कॉपी टंडन वगैरह में ये सब नहीं मिलेगा, या सिंगेज वगैरह में भी नहीं होगा। डेल्टा एस बाई वेपोराइजेशन ऐसे लिख सकते हो। किसका? सॉल्यूशन का ले लो भाई, यहाँ भी सॉल्यूशन का ले लें। और टी नॉट बी की बात करें, प्योर सॉल्वेंट की बात करोगे तो क्या होगा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट बाई व्हाट? डेल्टा एस वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब तुम्हें बताना है कि वाई टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। ये दोनों पार्ट हम लोग सेम मानेंगे, इंथाल्पी पे फर्क नहीं पड़ा, बट डेल्टा एस पे फर्क पड़ेगा। डेल्टा एस वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्यूशन में क्या होगा? H2O लिक्विड से H2O गैस दाओ, तो डेल्टा एस सॉल्वेंट। ओके, हाँ तो इसमें जाओ तो डेल्टा एस सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एस सॉल्यूशन। देखो नीचे एक पॉइंट दिखा है, उसने H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड से तुम H2O लिक्विड है और लिक्विड सॉल्यूशन ऊपर में दिया हुआ है ना। अब H2O गैस बना दो, H2O लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन में एंट्रोपी किसका ज्यादा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन का एंट्रोपी ज्यादा होता है। सॉल्यूशन में क्या होगा? जब भी तुम मिक्स करोगे तो ऐसा सॉल्यूट को मिक्स किया तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा ना, चारों ओर मूव करना स्टार्ट करता है, तो लिक्विड से ज्यादा लिक्विड सॉल्यूशन का है। अब H2O गैस बनाओगे तो दोनों से तो गैस ही बना, बट H2O लिक्विड से H2O गैस जाने पर डेल्टा एस वेपोराइजेशन ज्यादा पड़ गया, सॉल्वेंट डेल्टा एस सॉल्वेंट ज्यादा पड़ गया, और सॉल्यूशन ऑलरेडी एक हाई लेवल पे था, तो उसका डेल्टा एस वेपोराइजेशन कम पड़ गया। तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस ना, टीबी क्या हो जाएगा? ग्रेटर ना। सो टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। क्यों? डेल्टा एस सॉल्वेंट का ग्रेटर है। सोच लो, ये क्लियर है? हाँ, तो ये थर्मोडायनेमिक्स से तुम ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो नोट्स में है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पेज पे सिमिलर कंसेप्ट, डेल्टा एच फ्यूजन बाई डेल्टा एस फ्यूजन, सॉल्वेंट का भी वही डेल्टा एच फ्यूजन बाई डेल्टा एस फ्यूजन। अब दोनों का डेल्टा एच सेम है, किसका? सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का। अब डेल्टा एस पे बात होगी। अब बताओ, लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन किसका एस ग्रेटर था? सॉल्यूशन का हमेशा इंट्रोपी ज्यादा होता है, मिक्स करते होते इंट्रोपी बढ़ जाता है ना। ये पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने, दो ए और बी को मिक्स कर दो तो दोनों का डेल्टा एस इंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगा, दोनों आराम से मूव कर पाएंगे। तो अभी क्या होगा? लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन ले लो, तो सॉल्यूशन का ज्यादा है, लिक्विड का कम है। अब उल्टा करना है, वेपराइज नहीं करना, फ्रीज करना है। फ्रीज करोगे तो क्या बनेगा? H2O सॉलिड। ग्राफ देखो नेक्स्ट पेज पे, लिक्विड सॉल्यूशन का एंट्रोपी ज्यादा था और फ्रीज करके नीचे ले आया, तो उसमें गैप बड़ा आ गया ना डेल्टा एस सॉल्यूशन। और H2O लिक्विड से H2O सॉल्वेंट लाओगे तो डेल्टा एस क्या आ रहा है? थोड़ा लेस आ रहा है ना। हाँ, तभी क्या हो गया? फिर से डेल्टा एस सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर उल्टा पड़ गया, डेल्टा एस सॉल्यूशन इज ग्रेटर। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में देख लो, फ्यूजन किसका ज्यादा हो गया? सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गया तो टीएफ कम हो गया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर चला गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर रह गया।
क्लियर हुआ? और एक्सप्लेनेशन वेपर प्रेशर से कैसे था कि वेपर प्रेशर यदि सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि सॉल्यूट डाल दो तो वाटर का एक पॉइंट है कि 25 डिग्री पे मान लो इतना टॉर्क प्रेशर है, 35 पे इतना टॉर्क प्रेशर है, वो सब पता है ना। बट वो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते फाइनली जब तुम 100 डिग्री पे जाओगे तो प्रेशर कितना आएगा, 1 atm, तो बॉइलिंग होती है। बॉइलिंग कितना पे होगी तुम्हारी, 100 डिग्री पे जाके वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg आ गया, इक्वल टू एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर, तो बॉइलिंग है। बट यही चीज यदि तुमने सॉल्यूट उसमें पहले ही से सॉल्ट डाल दो, लोग बोलते हैं सॉल्ट पहले डाल दो कुकिंग इजी हो जाएगी। एक तो है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो 100 डिग्री पे बॉइल नहीं होगा। सॉल्यूशन का ज्यादा वही समझा रहा हूँ अपन। मान लो कि सॉल्यूट तुमने डाल दिया तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पुट करोगे तो सॉल्यूट पुट करोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर उसका कम हो गया। तो तुम अभी इसको हीट करते हुए 100 डिग्री पे भी ले जाओ तो अभी उसका प्रेशर 700 mmHg आ गया। 760 पे बॉईल करना था ना, तो उसको और आगे हीट किया, 105, 107, 110 डिग्री, 120 डिग्री पे पहुंचे, तब जाके उसका प्रेशर 180 आया, तब बॉइलिंग होगी। तो तुम सॉल्टी वाटर ले लो तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉइल होगा। हो सकता है वाटर वहां 150 डिग्री पे बॉइल। क्यों, सॉल्टी वाटर डाल दोगे, पूरा वाटर सॉल्टी सॉल्ट है, वाटर बहुत कम है, तो वो ये नहीं कि 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई पहुंचा हुआ। क्लियर हुआ? तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों एलिवेट हुआ, ये पॉइंट क्लियर है ना, वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो हम लोग को सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाना था, तब जाके बॉयल होगा। तो उसको लगातार हीट किया तब जाके वो 1 atm पहुंचा तो बॉयल हुआ। ये पॉइंट क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट क्यों एलिवेट हुआ, क्लियर हुआ? नहीं, नो, ओके अनुराग, फिर से समझो। मान लो कि वाटर का एक बॉइलिंग टेम्परेचर, वाटर का एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि 25 डिग्री पे 200 टॉर होता है वेपर प्रेशर, 35 डिग्री पे मान लो 250 टॉर होता है। एक टेबल बना रहता है, वो देख सकते हो कि इतना डिग्री पे इतना वेपर प्रेशर। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कब आएगी, जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm, एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर। वेपर प्रेशर जब 1 atm पहुंच जाए या एक्सटर्नल प्रेशर जो भी है, तो बॉइलिंग होगी। क्लियर? तो वेपर प्रेशर जब 1 atm पहुंचाना है तो तुम उसे हीट करोगे वाटर को 25 से 35, 35 से 45, 55 हीट करते जाओ, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, 300, 400, 500। जैसे ही वो 760 पहुंचा, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। तो वो टेम्परेचर कौन सा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, तो ये क्लियर हुआ ना कि 100 पे बॉयल हुआ। बट सॉल्टी वाटर ले लो तो सॉल्ट डाल दो, शुगर डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही डालते हैं वेपर प्रेशर, तो पढ़ा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। मान लो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब 100 डिग्री पे भी वेपर प्रेशर तुम्हारा 760 ना आके 600 mmHg पे अटका हुआ है, तो बॉइलिंग नहीं होगी 100 डिग्री पे। तो तुम उसको फर्दर हीट करोगे तो वेपर प्रेशर 600 से 650 पहुंचा, तो भी बॉयल नहीं होगा। फिर उसको हीट करते 110 पे ले गए, 120 पे ले गए, मान लो 122 पे अब वो 180 पे पहुंचा। तो 180 पे पहुंच गया तो 122 डिग्री पे बॉयल करेगा। 130 डिग्री पे 1 atm पहुंचा तो 130 पे होगा। इट डिपेंड्स कि कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको उतना ज्यादा हीट करोगे तब जाकर बॉयल होगा। ये सबका डिले एस वाला छोड़ो, अभी पॉइंट जो पॉइंट चल रहा है वो बताओ। ये क्लियर हुआ? हाँ, ये पॉइंट क्लियर है ना कि ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें दिख रहा है। हाँ, अब क्या करेंगे कि अब बताओ कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया तुमने,
वो 130 पे जाके बॉयल होना स्टार्ट हुआ, तो क्या 130 पे लगातार बॉयल होगा क्या? क्या 130 उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा? नहीं, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है 100 to 100। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल होता है। क्यों? जैसे ही तुमने बॉइलिंग पॉइंट पे हीट किया, वाटर तो बाहर चला जाएगा। वाटर जैसे ही बाहर गया, फिर से NaCl कंसंट्रेटेड हो गया, तो 130 की जगह 132 पे बॉयल होगा। फिर वाटर बाहर चला गया और कंसंट्रेटेड हो गया, तो 150 पे बॉयल होगा, 170 पे बॉयल होगा, 180 पे बॉयल होगा, ऐसे होते जाएगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज नेवर फिक्स्ड, वो ऑलवेज चेंज होते जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर वेरिएबल हो गया ना, चाहे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो या चाहे वोलेटाइल सॉल्यूट हो। और यहीं पे एक पॉइंट मैंने बोला था, एजियोट्रॉप की बात बाद में करेंगे, उसको समझना यही सब डिफिकल्ट है। एजियोट्रॉप क्या होता है? वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करते रह जाता है। किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, वो चेंज होते रहता है। बॉयल होगा, रुकेगा। यदि तुमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बाहर 120 रखा, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉयल होकर रुक जाएगा वो। तो तुम्हें और हीट करना पड़ेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाओ, हीट करते जाओ। वाटर को भी तो लगातार हीट करते हैं ना, 100 डिग्री पे है वो, बट हीट करते जाओगे तो वेपर बनते जाएगा। बट तुमने वाटर को 100 डिग्री पे मेंटेन कर दिया, तो इक्विलिब्रियम रहेगा वो। H2O लिक्विड और H2O वेपर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। H2O लिक्विड ले लो एक कंटेनर में, और वेपर ले लो, और दोनों 100 पे हैं, तो क्या पूरा वाटर वेपर बन जाएगा क्या? नहीं, तुमने मेंटेन किया 100 डिग्री, तो जितना लिक्विड है उतना लिक्विड बचा रहेगा, जितना वेपर है उतना वेपर बचा रहेगा, वो इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ, जबकि ओपन कंटेनर में क्या होता है, तुम लगातार हीट देते हो, तो सारा लिक्विड वेपर बन जाता है। तो यहाँ भी यदि NaCl का मान लो बॉइलिंग टेम्परेचर नोन है कि 130 डिग्री है, तो तुम 130 डिग्री पे मेंटेन करोगे तो 1 सेकंड के लिए बॉयल हुआ, रुक जाएगा। वाटर बाहर चला गया ना, बॉइलिंग नहीं होगी फिर। इवापोरेशन हो सकता है, वो अलग चीज है। तो फिर तुमको फर्दर हीट करके 132, 133, 144 लगातार हीट करते जाओगे, तो लगातार बॉइलिंग पर रहेगा वो। पॉइंट क्लियर हुआ? एक मिनट।
ओके, कहाँ तक किया था हम लोगों ने? हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, ये सबको क्लियर हो गया क्या? वो वाईफाई वाले आ गए हैं लगाने के लिए, वाईफाई उसी में डिस्टर्बेंस हो, जो अपना काम कर रहे हैं। अभी तक लगा नहीं वाईफाई। हाँ, ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्यों एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट आ गया? नहीं, वो मेरा वायर ही नहीं मिल रहा, लोधा ने वायर पता नहीं किस फ्लोर पर छोड़ दिया, यहाँ तक आया नहीं। मेरे ही फ्लैट का वायर गायब है। सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट लगातार कम भी होगा ना। हाँ, अभी हम लोग जितना बात कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। वोलेटाइल सॉल्यूट की बात एजियोट्रॉप में करेंगे, वहां पे डिटेल होगा। वही बोला कि उसको समझना आसान नहीं है एजियोट्रॉप, उसको लास्ट में करेंगे, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं कभी कभी। अभी आप लेक्चर, वाईफाई लग गया था मेरा, वायर मिल गया तो। वो तो ऐसा है कि वायर मिल गया तो पार्टी दे देना पड़ेगा मुझे, तो पार्टी तो आके नहीं दे सकता हूँ, यहीं से कुछ लड्डू भेज दूंगा, डिजिटल लड्डू, वो खाना। हाँ, वही हैप्पी हैप्पी पार्टी कर लेंगे। प्रसन्ना को बुलाएंगे, एक बार हैप्पी हो जाएगा हैप्पी। पेटीएम कर देना। पेटीएम भी वर्चुअल करूंगा, सबके अकाउंट में दिखेंगे पैसे गए, पहुंचेंगे नहीं। चेंज कर लेंगे फिर, तो अपने ऊपर है ना टाइमिंग, वो तो मॉर्निंग का टाइमिंग इसलिए रखता हूँ कि बेटर रहता है। चलो देखो, बैक, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला, फ्रीजिंग पॉइंट का भी वही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट पे तुम ऐसे भी सोच सकते हो दूसरे पे। हाँ, फिर वो लेक्चर अपलोड करना इजी हो जाएगा मेरे लिए, इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है ना, अपलोड डाउनलोड सब। अभी भी कर ही देता हूँ धीरे धीरे करते करते। देखो, मान लो प्योर सॉलिड आइस ले लो, आइस से वेपर बन रहा है, सॉरी आइस से लिक्विड बना और लिक्विड से आइस बन रहा है। तो जब सॉल्यूशन लोगे तो आइस से लिक्विड जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सरफेस एरिया मिला हुआ है। बट जब लिक्विड आइस बनने जाएगा तो बीच बीच में सॉलिड पार्टिकल उसे डिस्टर्ब करेंगे। आइस के चारों ओर सॉलिड पार्टिकल है, तो जब कंडेंसेशन होगा H2O लिक्विड आइस की ओर जाएंगे तो कई H2O लिक्विड तो आते आते रुक जाएंगे, सॉल्यूट उन्हें रोक देगा, तो लिक्विड से आइस नहीं बन पा रहा। बट आइस से तो लिक्विड उसी रेट से बनते रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम करते हैं, जिससे और भी H2O लिक्विड उसके ओर अप्रोच कर पाए। मतलब वो तब क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जिस रेट से आइस मॉलिक्यूल लिक्विड में जा रहे थे उसी रेट से सॉल्यूशन से आइस पे आ पाएंगे, तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो कई वे है एक्सप्लेनेशन के लिए, वेपर प्रेशर, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रॉब्लम था। कैसे है अपन, बताओ, थर्मोडायनेमिक्स वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ, क्या था वो? ठीक है, तो इससे डेल्टा टी एस वाला हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है? हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है, जो समझाया अभी। दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्योर स्टेट। क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्योर स्टेट, मतलब कभी भी हम लोग मान के चल रहे हैं स्लोली हम लोग कूल करेंगे धीरे धीरे, तो एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल से ही ग्रैब करेगा और सॉलिड बनेगा, उसके बीच में सोडियम पोटेशियम वगैरह ट्रैप नहीं होंगे, प्योर वाटर ही ट्रैप होगा। मतलब जब भी तुम फ्रीज करोगे तो वाटर अपना तुम्हारा फ्रीज होते जाएगा और सॉलिड पार्टिकल एक और किनारे चलते जाएंगे, ये मान के चलेंगे हम लोग। क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्योर स्टेट, जबकि होता नहीं, हम लोग क्या करते हैं, फास्ट कूलिंग करते हैं, तो जो जहां NaCl वगैरह है सब ट्रैप्ड हो जाते हैं। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट और दिया है कि ऑल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स इन सॉल्यूशन। मतलब यही मान के चलोगे जो वो सॉल्यूट है वो किस में रहेगा, हमेशा सॉल्यूशन की ओर चले जाएंगे,
नॉट इन द प्योर सॉलिड स्टेट। मतलब जब तुम आइस बनाओगे सॉल्यूशन का NaCl का, आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे, ये मान के चलो कि प्योर वाटर ही तुम्हारा आइस बनेगा और NaCl एक और सॉल्यूशन बनते चले जाएंगे, वो अनअफेक्टेड रहेंगे। अब सो सब्लिमेशन कर्व रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब सॉलिड से गैस जाने वाला कर्व अनइफेक्टेड रहेगा। अब इसका यूज क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट्स हम लोग करेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आइस प्रेसिपिटेटेड, वो कम ही लोग समझ पाते हैं। इस पर अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कभी जेईई एडवांस में तो इस बार तो आएगा ही आएगा, जब आता है प्रॉब्लम करता है। तो अभी क्या करेंगे, जब भी हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को फ्रीज करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट पार्टिकल टेक्स प्लेस, यही दिया हुआ। तो यदि सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रीज होगा तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेस। सॉल्यूशन लो, टेम्परेचर डिक्रीज करो, तो किसका होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रीज। तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होता गया, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, यही होगा ना। जैसे एक एग्जांपल ले लो, हाँ क्वेश्चन तुम लोगों के पास है, 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज 342 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। इसको पहले तो बाद में करेंगे, पहले इतना में तुम बता सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। 1 मिनट सोचो, क्योंकि ये भी पिछली बार केवल दास ही आंसर कर पाया था, दोनों का कैसे निकालेंगे मास। 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, सॉल्वेंट कितना आएगा उसको। सिक्स 658 नहीं होगा। द वे क्वेश्चन सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म का हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या था, देखो 342 ग्राम सुक्रोज is present in what, 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम वाटर मतलब 1242 ग्राम सॉल्यूशन। जब 1000 ग्राम सॉल्यूशन लिया जाए, 50 ग्राम सॉल्यूशन लिया जाए, दो भी दे, ये कितना आ जाएगा मास, 342 बाई 1342 इंटू 1000। ये डिकोड करना आना चाहिए मेथड को। मोलालिटी दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, कैसे करें। ये क्लियर हो गया। मोलाल मतलब होता है कि 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 मोल मतलब 342 ग्राम सुक्रोज 1000 ग्राम वाटर में, तो एक्चुअली सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 1000 प्लस 342, 1342 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये रेशियो हो गया कि ईच 1342 ग्राम सॉल्यूशन में 342 ग्राम सुक्रोज था। तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 342 बाई 1342 इंटू 1000, यही होगा ना। अब इसको, अब क्वेश्चन देखो, इज कूल्ड एंड मेंटेन एट 3.534। तो जैसे सुक्रोज, किसी भी सॉलिड सॉल्यूशन को तुम कभी 100% फ्रीज नहीं कर सकते, स्लोली फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, मान लो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम है। तो तुम जैसे जैसे फ्रीज करते जाओगे उससे में मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ गया, तो डेल्टा टी एफ भी बढ़ गया ना। तो जो अभी पहले मान लो मोलालिटी 1 थी, तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू के एफ इंटू 1 के एफ के बराबर है। के एफ मान लो 2 है, के एफ का वैल्यू मान लो 2 है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो अभी -2 डिग्री पे तुम्हारा ये जा रहा है, सॉलिड बनेगा। मतलब डेल्टा टी एफ, सपोज डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम है, ये मान लो 2 हो गया इंटू 1, ये -2 डिग्री पे तुम्हारा फ्रीज होगा, ये होगा ना। बट जैसे ही ये फ्रीज हुआ, क्या होगा, वो सॉलिड सॉल्वेंट गया, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज, 1 के जगह 1.2 पे आ गया है।
ये 2 इंटू 1.2 डेल्टा टीएफ और बढ़ गया ना। डेल्टा टीएफ कितना आ गया -2.4 डिग्री पे अब ये फ्रीज होगा। तो -2 पे ले जाकर फ्रीज करोगे तब तक इसका कंसंट्रेशन और बढ़ गया, तो डेल्टा टीएफ और बढ़ जाएगा। तो डेल्टा टीएफ लगातार क्या होगा, इंक्रीजेज, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लगातार डिक्रीज होते जाएगा। मतलब -50 डिग्री भी कर दोगे तो भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बच ही जाएगा। और उसको फ्रीज करने जाओगे तो फिर वो और कंसंट्रेटेड हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला गया। मतलब कभी भी 100% सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हेलो। हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है जो मैं बता रहा था कि फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी तुम्हारा डेल्टा टीएफ इंटू एम, मोलालिटी बढ़ते जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लगातार नीचे चलते जाएगा। तो कभी भी तुम लोग है ना, कोई भी एक टेम्परेचर दे दिया जाए तो सॉल्यूशन बचा ही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब 3.534 तुम कर दोगे, डेल्टा टीएफ का वैल्यू 3.534 है, दिया हुआ है कि 3.534 माइनस इतना पे मेंटेन किया गया, तो डेल्टा टीएफ कितना होगा, 0 डिग्री से इतना नीचे चला गया, मतलब 3.534 पे आ गया। तो उसमें पूछता है कि कितना आइस सेपरेट होगा, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम की बात करें हम लोग, तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया, 3 इंटू 3.534, के एफ का वैल्यू दिया होगा 1.86 दिया हुआ, इंटू क्या मोलालिटी होगा। तुमने 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन लिया तो वो एक्चुअली 1 मोलल तुमने ले लिया है, तो क्या वो 1 मोल तो उतने में होगा ना, 1342 ग्राम में। अभी कितना आ गया था इसका, 254.5 ग्राम आया था, 254 ग्राम आया था ना, बाई व्हाट, इसका मॉलिक्यूलर मास 342। ये जितना मोल था इतना ही रहेगा, 1000 ग्राम में इतना ही मोल था ना, ये अभी कैलकुलेट करा है पिछले पेज पे, कि केवल यही कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। 1000 ग्राम में 254 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मोल जितना है उतना ही रहेगा। तुम कितना भी इसको कूल कर दो, 3.53 की जगह 35 डिग्री पे भी कूल कर दो, तो अभी ये 254 अलग सॉल्यूशन बनकर पड़ा हुआ है, आइस अलग हो रहा है। तो ये कितना होगा, इतना हो जाएगा। बट यहाँ पे डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट जब लिखेंगे तो पहले मास कितना था, ये 1000 माइनस 254 756 था। अब x ग्राम सॉल्यूट में चला गया, x ग्राम सॉल्यूट में चला जाए, x ग्राम आइस प्रेसिपिटेटेड, तो वाटर कितना बच गया, 756 माइनस x ग्राम ना। तो पहले ये दोनों निकाल लिया करो, कितना कितना था, 254 ग्राम सॉल्यूट था, 756 ग्राम सॉल्वेंट था, x ग्राम आइस चला गया तो रेस्ट बच गया। यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आया ना। ये क्लियर हुआ कैसे किया? एक मिनट रुको। हाँ, ओपन है। ओके, 17 डाउट आ गया क्या, 17? ये तो ठीक है, यस 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 ओके। लास्ट स्टेप नोट्स में बहुत रिवाइज किया तो ही क्लियर होगा। कितने बजे तक लेक्चर है, अलग लोकेशन? 12:30 तक लेक्चर है ना। अभी यहाँ पे वाईफाई लग रहा है इसलिए थोड़ी आवाज आ रही। अब बताओ। हाँ, लास्ट स्टेप में क्या हो गया कि मान लो कि मैंने बताया था, लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया ना, देखो अपने पास था, ये चीज था ऐसे 2, अच्छा उसमें फॉल्ट है क्या? हाँ हाँ हाँ, उसे निकाल दो ना।
ओके, ये जो स्टेप्स मैंने लिखा वो क्लियर हुआ क्या, कैसे किया? 254 by 342 by 756 minus x by 1000. क्लियर है ये?